अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज रिमेनिंग क्वेश्चंस। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स एंड क्वेश्चन 2.8, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। तो अगर एक बॉडी जो कि वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ की शेप किस तरह से ड्रॉ होगी। अब एक बॉडी जो कि वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है मींस उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, और जब स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी दैट मींस कि वो एक इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस भी कवर नहीं कर रही होगी। क्लियर। सो इस केस में जो ग्राफ है वो रैंडमली ड्रॉ हो जाता है, मींस कि स्ट्रेट लाइन नहीं होगा लेकिन रैंडमली ग्राफ कुछ भी ड्रॉ हो सकता है। क्लियर। सो वी कैन राइट हियर as when a body is moving with variable speed, it means it does not cover equal distance in equal interval of time। क्लियर। सो वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रही होगी। इस केस में हम रैंडमली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक दिस। ठीक है, क्लियर। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question 2.9, which of the following can be obtained from speed time graph of a body, and that is initial velocity, final speed, distance covered in time t and the acceleration of motion। So इनमें से कौन सी क्वांटिटीज आप स्पीड टाइम ग्राफ से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये तमाम क्वांटिटीज जो हैं ये आप स्पीड टाइम ग्राफ से ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर। हम स्पीड टाइम ग्राफ से इनिशियल स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं, हम स्पीड टाइम ग्राफ से फाइनल स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं, एंड उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है हम ये भी मेजर कर सकते हैं, और सिमिलरली हम उसका एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो। क्लियर। नाउ 2.10, हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटीज बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। सो वेक्टर क्वांटिटी को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से जिसके ऊपर एक एरो भी मेंशन होता है, जो कि एरो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है डायरेक्शन को, और उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है उसके मैग्नीट्यूड को। क्लियर। सो राइट द आंसर। वेक्टर क्वांटिटीज be represented graphically by a straight line with an arrow ahead। Clear। And the length of the line
of the line according to some suitable scale according to some suitable scale represents magnitude and arrow gives the direction. क्लियर? सो उसमें जो लाइन की लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही होती है और उसके ऊपर जो एरो है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है. क्लियर? सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question 2.11, why vector quantities cannot be added and subtracted like scalar quantities. So vector quantities को आप scalar quantities की तरह add या subtract क्यों नहीं कर सकते? Because scalar quantities में सिर्फ magnitude होता है और magnitude को हम simple arithmetic rules के according हम उसको add up या subtract हम कर सकते हैं. लेकिन vector quantity जो है that is completely described by its magnitude and direction. So अब इसमें डायरेक्शन की वजह से आप इसको सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. क्लियर? सो राइट द आंसर. स्केलर क्वांटिटीज describe completely by its magnitude, so it can be added or subtracted by simple arithmetic rules. Vector quantities describes by magnitude and direction. So it cannot be added or subtracted like scalar quantities. Clear? Now the next question 2.12, how are vector quantities important to us in our daily life? So vector quantities जो हैं वो हमारी daily life में किस तरह से important है? Because vector quantity जो है वो completely describe होती है by its magnitude and direction. और
अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे डेली लाइफ में हर काम में डायरेक्शन इन्वॉल्व है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी डेस्टिनेशन पर भी जाना हो तो आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना होता है। सो दैट्स व्हाई हमारे हर काम में डायरेक्शन इन्वॉल्व है, एंड डायरेक्शन मींस वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर? सो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि हमारी डेली लाइफ में वेक्टर क्वांटिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? Similarly, next question 2.13, derive equations of motion for uniformly accelerated rectilinear motion. So, uniformly accelerated rectilinear motion के लिए आपने equations derive करनी है, and that are the three basic equations of motion. तो इसका आंसर आप हमारे लेक्चर से भी याद कर सकते हैं या फिर इसका आंसर आप बुक से भी याद कर सकते हैं। Clear? And the last question 2.14, sketch a velocity time graph for the motion of the body and from the graph explaining each step calculate total distance covered by the body. So अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे कहा गया है कि sketch a velocity time graph for the motion of the body, कि आपने एक velocity time graph आपने sketch करना है किसी भी बॉडी की मोशन पर। अब इस क्वेश्चन के आंसर को अंडरस्टैंड करने के लिए आप देख सकते हैं टॉपिक दैट इज द स्पीड टाइम ग्राफ। इसमें हमने एक केस स्टडी किया था, दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, दैट इज द लास्ट केस। और इसमें हमने एग्जांपल नंबर 2.9 को डिस्कस किया था, तो हम एग्जांपल नंबर 2.9 के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर हम कर सकते हैं। क्लियर? सो आई होप उस एग्जांपल से आपको ये क्वेश्चन का आंसर इजीली समझ आ जाएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।